हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम 2026 में होगा, आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के बारे में। कुछ हम टारगेट करते हैं कि कैसे हमको करना है और सिलेबस देखते हैं। पहले हम आपको मोटिवेशन कुछ बताते हैं। लकीरें अपने हाथों की हमें खुद बनानी है, किस्मत पर भरोसा नहीं, हौसलों पर बाजी लगानी है। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। चलिए इसके आगे हम देखते हैं संस्कृत के सिलेबस। वर्ड विचार व्यंजन दूसरा आपका है क्या लगा हुआ, दूसरा पार्ट महेश्वर सूत्र, तीसरा प्रत्याहार, तीसरा वर्डों का उच्चारण स्थान, पांचवा वर्डों का अभ्यंतर बाह्यप्रश्न, 6 नंबर में है व्याकरण शास्त्र की प्रसिद्ध संज्ञाएं एवं परिभाषाएं। इसमें गुण संधि वृद्धि हर्ष दीर्घ अनुनासिक लिंग वचन पुरुष विभक्तियां कारक गढ़ लकार आदि आपको पढ़ना होगा। 7वें पे है संधि व्यंजन विसर्ग। 8वें पे है भाषा समास 5 प्रकार के, कारक के प्रमुख सूत्र, प्रत्यय में कत्वा प्रत्यय लैप तबियत अनियर तुमन कत वतु सत्र सानज लिट आदि पढ़ना है। उपसर्ग एवं अव्यय पर्यायवाची सम विलोम सम वाच्य परिवर्तन कृत्यवाच कर्मवाच भाववाच। शरीर के अंगों के नाम परिवार परिवेश पशु पक्षी घरेलू उपयोग की वस्तु संस्कृत के नाम पढ़ने होंगे। शब्द रूप में आपको याद करना है आकारांत पुल्लिंग में बालक बालकः छात्र आदि, इकारांत में हरि मुनि कवि का आपको याद रखना होगा। उकारांत में गुरु भानु साधु आदि, इकारांत में मित्र मातृ जामातृ, आकारांत स्त्रीलिंग में रमा बालिका लता आदि, इकारांत स्त्रीलिंग में नदी जननी नगरी आदि, उकारांत में मातृ स्वासु दुहित्री आदि, आकारांत नपुंसकलिंग में फल जल ज्ञान। सर्वनाम के रूप याद करना है आपको तद एतद एत किम स्वर्म असद युष्मद भवत आदि आपको सर्वनाम के याद करना होगा। धातु की क्रियाएं भू गम पट वस अस सन प्रच्छ पा दृष्ट स्थान नि नैस आप इस लिख वद लभ कथ दा ज्ञा क्री कृष श्री हन। संस्कृत की संख्याएं हैं 1 से 100 तक। कवियों में लेखकों की रचनाएं संस्कृत सूक्तियां और पठित अनुच्छेद आपको पढ़ना होगा। इसमें से आपके 30 नंबर के संस्कृत से आएंगे, 30 नंबर हिंदी से। आज हम लोग देखते हैं यूपी टेट एग्जाम में संस्कृत। आज हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत के बारे में। संस्कृत यूपी टेट संस्कृत 2026 के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार संस्कृत की उत्पत्ति समकृत क्री धातु कत्वा प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। सुट का आगम अर्थ का है, संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध संस्कारित परिष्कृत परिमार्जित। परिभाषा है अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। अब देखते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण की उत्पत्ति बी प्लस अंग प्लस क्री प्लस लिट प्रत्यय से मिलकर बना है। व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। आपसे एग्जाम में यही पूछ लेगा व्याकरण की उत्पत्ति का सही विच्छेद है संधि विच्छेद। इसकी परिभाषा है व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यते शब्दा अनेन इति व्याकरणम।
जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। इनके अन्य नाम हैं व्याकरण को शब्दशास्त्र या पदशास्त्र कहा जाता है। व्याकरण को क्या कहा जाता है? शब्दशास्त्र या पदशास्त्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं त्रिमुनि आते हैं आपके एग्जाम में। यूपी टेट 2021 के प्रश्न थे, यहीं से आए हुए थे, इम्पॉर्टेंट है, इसके एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। त्रिमुनि संस्कृत व्याकरणाचार्य की पाणिनि, इन्हें सूत्रकार कहते हैं। रचना अष्टाध्यायी, अध्याय 8 है, प्रत्येक में 4 पद, कुल 32 पाद हैं। सूत्र लगभग 4000 कोष्टक में 3978 सूत्र माने गए हैं लगभग। प्रथम सूत्र है वृद्धारेचः। वृद्धारेचः अंतिम सूत्र है अ और अ। कात्यायन वरुचि को देखते हैं। आपसे पूछ लेगा कौन से लेखक वर्तिकाकार कहे जाते हैं। वर्तिकाकार तो कात्यायन जी वरुचि, इन्हीं वर्तिकाकार का कहते हैं। रचनाएं पाणिनि के सूत्र में वर्तिकाएं। वर्तिकाकार किसे कहा गया? तो कात्यायन वरुचि। अब आते हैं महर्षि पातंजलि महोदय। पातंजलि, इन्हें भास्करकार कहा जाता है, भाष्यकार। इन्हें क्या कहा जाता है पतंजलि को? तो भाष्यकार, भाष्यकार कहा जाता है। इनकी रचनाएं महाभाष्य, जो महाभाष्य में कुल कितने आहिक हैं? तो 84 आहिक हैं। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब आते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण। स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण। वर्ण का अथवा अक्षर परिभाषा है न क्षरति इति अक्षरः, जिसका क्षरण या विनाश न हो वह अक्षर है। सामान्यतः हम मुख से जिन ध्वनियों को उच्चारण करते हैं उन्हें लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। आपको वर्ण या अक्षर के भेद पूछ ले, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्ण अक्षर भेद कितने हैं? स्वर और व्यंजन। अब आते हैं स्वर। स्वर को हम संस्कृत में अच कहते हैं। स्वर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अच। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो स्वयं में उच्चरित हो। स्वरों की संख्या संस्कृत व्याकरण में 9 मानी गई है। अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, औ। ये स्वरों की संख्या संस्कृत व्याकरण में कितनी मानी गई है? आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, तो 9। स्वरों की संख्या संस्कृत व्याकरण में कितनी मानी गई है? 9। ये भी नोटबुक में लिख लीजिएगा आप। जो भी इसमें पढ़ाया जा रहा है सब आप लोग लिखते जाइएगा, लिखने से आपको याद होगा। आपको पूछ लेगा संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5 है। आ, ई, उ, री, ली। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। ए, ओ, ए, औ। उत्पत्ति में आ प्लस ई जब मिलते हैं तो ए हो जाता है। जब आ प्लस ओ बराबर ओ हो जाते हैं, जब आ धन ए मिलता है तो आपका ए हो जाता है। आ प्लस ओ बराबर औ हो जाता है। स्वरों के भेद। स्वरों के भेद, ह्रस्व स्वर में एक मात्रा है आ, ई, उ, री, री। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा है आ, ई, उ, री, ए, औ, ए, औ। पुल्लिंग स्वरों की संख्या 3 मात्रा है आ, ई, ओम। 3 मात्राएं हैं। जैसे ओम, ओम में कितनी मात्रा है? 3 है। ओ पुलुत है। ह्रस्व दीर्घ पुलुप्तादि कालों को समझने के लिए निम्न श्लोक को याद कर सकते हैं आप। एक मात्रो भवेदः स्वरो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते
त्रिमात्रेषु प्लुप्त एज्ञो व्यंजन चरितार्थ मात्रिकम। अर्थ है एक मात्रा वाला स्वर हास्य स्वर है, दो मात्राओं वाले स्वर दीर्घ हैं तथा तीन मात्राओं वाले स्वर प्लुप्त जानना चाहिए। व्यंजन का आधी मात्रा समझनी चाहिए। जो क में हलंत, ये क हो गया और इनमें हलंत लगा है तो ये व्यंजन की आधी मात्रा है। खा है, खा लिखा गया तो ये है आधी मात्रा है। प्रकृति से भी मात्र काल की शिक्षा ली जाती है। चचास्तु वदते मात्रम द्विमात्रे च्यो वसायः सिखी रोति त्रिमात्रेम तु नकुल स्वर्थात् मात्रकम। इसका अर्थ है कि चासह, चासह का मतलब होता है नीलकंठ पक्षी एकमात्र काल में बोलता है। वायस, वायस का मतलब होता है वायसह, कौवा दो मात्र काल में बोलता है। सिखी, मोर की आवाज त्रिमात्रिक होती है। नकुल, नेवले की आवाज अर्धमात्रिक होती है। मात्र कालह, पलक झपकने के समय को एक मात्र काल कहते हैं। तो चासह का मतलब क्या होता है कि नीलकंठ पक्षी एक मात्र काल में बोलता है। वायस का मतलब होता है कौवा दो मात्र काल में बोलता है। सिखी, मोर की आवाज में त्रिमात्रिक होती है। नकुला, नेवले की आवाज अर्धमात्रिक होती है। मात्रकाला, पलक झपकने के समय को एक मात्रकाल कहते हैं। अब आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन हल वर्ण परिभाषा अनुवग भवति व्यंजना, जो स्वर की सहायता से बोले जाएं वो व्यंजन है। कुल संख्या 33 व्यंजन वर्ण है। आपके संस्कृत में पूछ लें कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33, इन्हें हल भी कहते हैं। मात्रा, व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक आधी मात्रा होते हैं। हम देखते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार हैं, व्यंजन के प्रकार स्पर्श व्यंजन 25 वर्ण। कादायो मवासानः स्पर्शः, क से म तक, ये 5 वर्ग में है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग होते हैं। उदित, कु, चु, टु, तुपु, एदिते, उदित, ये 5 वर्ग या वर्गाक्षर हैं। अब आते हैं चौथा, ये व्यंजन के अंतस्थ व्यंजन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। इसमें आपको जो भी पूछा हुआ वही मैं सिलेबस में पढ़ा रही हूँ आपके, इसके बाहर एक भी नहीं आएगा। आपका 30 में से 30 नंबर आने के चांसेज हैं। जितना मैं पढ़ा रही इसको आपको याद होना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन 4 वर्ण है। यडो, यस्तः, य, व, र, ल। उष्म व्यंजन में 4 वर्ण है। सल, उष्माणः, स, स, ह। संयुक्त व्यंजन में क, स, ह, छ, त, र को मिलाते हैं त, र, धन अ को त्र, और ज्ञ को आपसे ये भी पूछना है ज्ञ है तो ज, धन ई, धन अ बराबर ज्ञ होता है, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन हम कहते हैं। अयोगवाह के वर्ण 4 हैं। अयोगवाह संस्कृत में कितने हैं तो 4 हैं। ये वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्र में न पढ़े जाने के कारण अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार उच्चारण स्थान नासिक, नासिका अनुवारस्य। विसर्ग उच्चारण के स्थान कंठ, अकु विसर्जनीय कंठः। जिह्वामूली, जिह्वामूली में है क, ख, उच्चारण स्थान है जिह्वामूलम। उपमाधिनी में है प, फ, उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब आते हैं, हम देखते हैं माहेश्वर सूत्राणि को। चतुस्वर माहेश्वर सूत्राणि भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न 14 वर्ण, जिसे पाणिनि महोदय ने सूत्र में लिपिबद्ध किया। आयुड़, रेलिक, एवंग, एवच, हैवरट, लड़,
इमंगड़नम। झवय गड़दस जब गड़दस ख प च छ त चट त व। 12 नंबर महसूस सूत्र कप से, 13 है स स र, 14 है हल। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में महेश्वर सूत्र है वरट में कौन के नंबर का सूत्र है, तो 5वां। ये आपके सूत्र क्रम से लिपिबद्ध याद होना चाहिए। जैसे पहले पे अयुड़ 14 महेश वर्ण है, पाणिनि महोदय ने सूत्र दिया, दूसरे पे रिलिक, तीसरे पे एवंग, चौथे पे एवच। तो आयुड़ रिलिक एवंग एवच है वरट लड़ई मंगड़नम 7वें है। जब 8 पे है, गड़दस 9 पे है, जब गड़दस 10 पे है और ख प चट थ चट त व 11 पे है और 12 पे कप से स स र, 13 पे है, 14 पे हल है। अब आते हैं नामः चतुर दर्श सूत्र, शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, वड सामान्य सूत्र। उपयुक्त 14 महेश्वर सूत्र में अड़ 42 ऑप्शन में दे दे या 43 42 43 दे दे तो आप लगाएंगी 42 ऑप्शन में 42 43 प्रत्याहारों की संख्या मानी जाती है। इन 42 आपको ज़्यादा करेक्ट होगा। 42 प्रत्याहारों की संख्या महेश्वर सूत्र में कितनी है, तो 42 है। इन 14 महासूत्रों की गणना करने में कुल 42 वर्ड ही आते हैं। इत संज्ञक को छोड़कर सिर्फ हा का 2 बार उल्लेख है। महत्वपूर्ण बात यह है कि महेश्वर सूत्र में प्रथम सूत्र से लेकर चौथे सूत्र तक केवल अच वर्ड का ही संकलन किया जाता है। इसी तरह 5वें सूत्र से लेकर 14 सूत्र के सभी वर्ण हल व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात महर्षि पाणिनि द्वारा वर्णमाला के क्रम का पूर्णतः पालन किया गया है। 5वें एवं 6ठे सूत्र में अंतस्थ व्यंजन को रखा गया है। 7वें सूत्र में अनुनासिक वर्णों को रखा गया है। अब आते हैं, हम देखते हैं महेश्वर सूत्र। तो प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदिरेंत सहते। आदिरेंति सहता। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में सूत्र आदिरेंत सहता के द्वारा प्रत्याहार की विधि परिभाषित किया। इस सूत्र का अर्थ है आदि वर्ण पहला अक्षर अनंत्य इत वर्ण अंतिम हलंत अक्षर के साथ मिलकर अपना और बीच में आने वाले सभी वर्ण बोध कराते हैं। इस सूत्र के 3 अंग हैं। इस सूत्र के 3 अंग हैं। आदि वर्ण प्रत्याहार का प्रारंभिक अक्षर जो महेश्वर सूत्र में कोई भी हो सकता है। अनंत इत वर्ण महेश्वर सूत्र के अंत में आने वाले हलंत वर्ण ड़ क अंग च आदि इतनी इन अंतिम वर्ण को इत संज्ञा दी गई है। ये वर्ड आपको याद कर लीजिए। कौन सा इत संज्ञक वर्ण है? तो ड़ क अंग च इत संज्ञक वर्ण है। जो सूत्र के अंत में आने वाले हलंत लगते हैं उन्हें हम इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। मध्यवर्ती वर्ण आदि वर्ण अनंत इत वर्ण के बीच में आने वाले सभी वर्ण मध्यवर्ती वर्ण होते हैं। अब आते हैं प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया। चरण दर चरण प्रत्याहार बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को समझा जाता है। पहला चरण है कि आदि वर्ण का चयन। सबसे पहले महेश्वर सूत्र में किसी एक वर्ण की आदि आरंभिक वर्ण के रूप में चुने गए। दूसरा चरण है कि अत्यंत इति संज्ञक वर्ण चयन कीजिए। इसके बाद चुने गए आदि वर्ण के बाद आने वाले किसी सूत्र के अंतिम में हलंत वर्ण इति का चयन करें। तीसरा चरण का आपका नियम जानना है वर्णों का सम्मिलन। आदि वर्ण को अनंत इत वर्ण के साथ मिला दे, यही संक्षेपीकरण प्रत्याहार कहलाता है। चरण 4 में है कि उस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, यह जानने के लिए आदि वर्ण से गिनती शुरू करें।
अनंत इत वर्ण के ठीक पहले आने वाले सभी वर्ण को सम्मिलित कर लें। महत्वपूर्ण नियम है कि प्रत्याहार, अब आते हैं महत्वपूर्ण नियम, प्रत्याहार में इत संज्ञक अंतिम हलंत वर्ण की गणना नहीं की जाती है। जो अंतिम हलंत वर्ण होता है उनकी गणना नहीं होती, उनका प्रयोग केवल प्रत्याहार की सीमा निर्धारित करने के लिए होता है। आइए कुछ प्रमुख प्रत्याहारों के निर्माण की प्रक्रिया उदाहरण समझ लें। उदाहरण 1 है अच प्रत्याहार। आदि वर्ण पहले सूत्र आयुड़ में अ को लिया गया, अनंत इत वर्ण में चौथे सूत्र में एवच अंतिम च को लिया गया है। यही हलंत वर्ण है और इत संज्ञक वर्ण है। प्रत्याहार अ प्लस च बराबर अच बना। वर्ण गणना अ से लेकर च के पहले तक के सभी वर्णों को गिना जाएगा। इत संज्ञक वर्ण में ड़ क अंग च को छोड़ दिया जाए। अच प्रत्याहार वर्ण में आई उ री ए ओ ऐ ओ। एक प्रकार का अच प्रत्याहार संस्कृत के सभी स्वरों को बोध कराता है, इसीलिए अच संधि भी कहते हैं। प्रत्याहारों की संख्या यूपी टेट एग्जाम में पूछ चुका है, तो संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहारों की संख्या 42 है। इत संज्ञक 42 है। इत संज्ञक का लोप इत संज्ञा सूत्र है। हलन्त्यम उपदेश में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञक होती है। लोप सूत्र है तस्य लोपः। जिस वर्णों की इत संज्ञक जिस वर्ण की इत संज्ञक होती है उसे लोप हो जाता है। इत वर्ण की संख्या 14 इत संज्ञक वर्ण होते हैं। लड़